जैसे ही सलीम को अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल का दबाव कतरे कम महसूस हुआ, बिजली की फुर्ती से उसने गर्दन को एक तरफ घुमाया, उसके साथ ही उसका दायां घुटना मुड़ा और उसके पांव की एड़ी वाला हिस्सा ब्लैक कैट के जिस्म के नाजुक हिस्से पर इतनी कुव्वत से लगा कि उसके ओसान खता हो गए। ये सारा अमल बमुश्किल चंद सेकंड में पाया तकमील को पहुंच गया। इतना कम वक्त सलीम ने लिया था जिसमें उसके मुखालिफ को अपना पिस्तौल का ट्रैगर दबाने की मोहलत भी नसीब नहीं हुई थी। बेख्तियार होकर भारतीय कमांडो आगे की तरफ झुका, लेकिन दूसरा वार बड़ा ही जानलेवा था। सलीम ने अपने बाएं बाजू की कोहनी बड़ी कुव्वत से आगे को झुकते हुए भारतीय कमांडोज के सर के पिछले हिस्से में किसी खास पॉइंट पर मारी और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर कटे हुए दर्द की तरह जमीन पर ढेर हो गया। बरामदे से मुल्हिका एक दरवाजे को सलीम ने धक्का दिया और वो खुलता चला गया। शायद ये कुछ स्टडी रूम था। उसने जमीन पर गिरे कमांडो की टांग खींचकर उसे अंदर फेंका और दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। उसका पिस्तौल सलीम ने उठाकर बाहर फूलों के झुंड में फेंक दिया था। अब उसे बल्ब उतारने की भी जरूरत बाकी नहीं रही थी। मकान के इस हिस्से में मौजूद कर्नल जोशी की हिफाजत पर मुतय्यन खुसूसी कमांडो को उसने एक ही झटके में ठंडा कर दिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अपने पिस्तौल में साइलेंसर भी फिट कर लिया था और अब सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर इस दरवाजे के नजदीक पहुंच गया था जहां घूमने पर वो कमरों की कतार के सामने पहुंच जाता, जिनमें से एक कर्नल जोशी की ख्वाबगाह भी थी। यहाँ चंद लम्हे रुक कर उसने दूसरी तरफ की सूरत हाल को शायद सूंघने की कोशिश की थी। अचानक ही उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई। दूसरी तरफ उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद बिलाकर वो एक फैसले पर पहुंच गया। उसने अब नहीं तो कभी नहीं पर अमल करने का फैसला कर लिया। अपने दाएं हाथ में पिस्तौल को बिल्कुल फायरिंग पोजीशन में करते हुए उसने एकदम से दरवाजा खोला और नतीजा उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक निकला। दूसरी तरफ से हैंड्स अप की कर्जदार आवाज सुनाई दी, लेकिन मुखालिफ को ये इल्म नहीं था कि उसने अपने दिमाग में पहले से इस किस्म की सूरत हाल पेश आने से मुतल्लक ही पेशबंदी की हुई थी और अपने जिस्म को इस तरह आड़ा तिरछा किया हुआ था कि सामने वाला अगर फायर भी करे तो कम अज कम वो इसकी गोलियों से बच सकता था। हैंड्स अप की आवाज के साथ ही क्लिक की आवाज भी सुनाई दी। सलीम ने किसी खतरे को खातिर में लाए बगैर मुकम्मल होशो हवास से बगैर किसी घबराहट और हिचकिचाहट के फायर किया था और गोली मुखालिफ के माथे पर बिल्कुल उस जगह लगी थी जहां का आइडिया सलीम के दिमाग में चल रहा था। भारतीय कमांडो ने संभल कर हाथ सीधा करना चाहा, लेकिन उस बेचारों को ये मोहलत न मिल सकी क्योंकि दूसरी गोली उसके सीने में बाएं तरफ बिल्कुल दिल के मकाम के ऊपर लगी थी, जिसके बाद वो कुछ करने के लायक रह ही नहीं गया था। सलीम ने बतौर एहतियात तीसरी गोली भी उसकी खोपड़ी में उतार दी थी। अचानक ही उसे कर्नल की ख्वाबगाह का दरवाजा खुलने की आवाज आई। शायद कर्नल ने अपनी छठी हिस्स के ताबे बाहर की सूरत हाल का जायजा लेना चाहता या फिर वो बाहर मौजूद मुहाफिज के फर्श पर गिरने की आवाज से चौंका था। सलीम किसी बरकी अमल के तहत दरवाजे के उस हिस्से की तरफ हो गया था जो दीवार में नस्ब होता है। कर्नल ने झटके से दरवाजा खोला था, लेकिन कज़ा उसके सर पर मुसल्लत थी। जैसे ही उसने गर्दन बाहर निकाली, सलीम ने उसकी खोपड़ी से पिस्तौल की नाली लगा दी और दबाव डालकर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कर्नल की ख्वाबगाह में रात को हल्की रोशनी देने वाला बल्ब रोशन था। अपनी दांस में अपने पलंग की तरफ घूमते हुए कर्नल ने सलीम वाला दाव जो उसने नीचे बरामदे में मौजूद कमांडो पर आजमाया था, सलीम पर आजमाना चाहा। वो बिल्कुल इसी अंदाज में अपनी जगह पर गर्दन झुकाकर थोड़ा सा घूम भी गया था, लेकिन जो काम उसने करना था वो उससे पहले ही सलीम ने कर दिखाया। उसने अपनी दाईं टांग इतनी जोर से कर्नल की कमर पर मारी थी कि वो मुंह के बल मसहरी के कोने से टकराया और उसका शायद कोई दांत टूट गया था, क्योंकि जब वो अपनी जगह उठकर खड़ा हुआ तो उसके मुंह से खून जारी था। तुम? कर्नल ने सलीम की शक्ल पर नजर डालते हुए कहा। हाँ मैं, सलीम ने इत्मीनान से जवाब दिया। कौन हो तुम? कर्नल ने, जिसके हाथ अपने कंधों पर खड़े थे, पूछा। गो कि तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं, लेकिन मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में तुम्हें बता ही दूं कि मैं वो हूँ जिसके लिए तुम गुज़िश्ता 1.5 साल से बावले हुए कुत्ते की तरह ढूंढते फिर रहे हो। तुम समझ गए ना कि मैं कौन हूँ? सलीम ने होंठ चुबाते हुए कहा। ओह वाइट फ्लावर, कर्नल के मुंह से बेसाख्ता निकला। यस, सलीम ने इस तरह फाड़ खाने वाले लहजे में कहा कि भारतीय फौज के कर्नल का दिल धक से रह गया। तो तुम इस गद्दार सुदर्शना के जरिए। शट अप। कर्नल की बात काटते हुए उसने कर्नल को डांट दिया और वो सहम कर चुप हो रहा। हम औरतों और मासूम बच्चों का सहारा नहीं लिया करते। बुज़दिल इंसान, तू क्या समझता था कि बेगुनाह शहरियों की जान लेकर तू हमें नीचा दिखा देगा? कर्नल जोशी, मैं अगर चाहूं तो अभी तुम्हारी खोपड़ी के परखचे उड़ा दूं, लेकिन नहीं, तुम इतनी आसान मौत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। तुमने मेरे मुल्क के सैकड़ों बेगुनाह बच्चों की जानें ली हैं और सैकड़ों को यतीम किया है। मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जो राह के लिए इबरत का नमूना बन जाएगी। और हाँ, मरने से पहले ये भी जान लो कि तुम्हारे बाद मेरे मुल्क के गद्दारों और आखिर में शिकारपुर के तरबीती कैंप की बारी आएगी। मैं इन सब को खुदा के फजल से नेस्तो नाबूद कर दूंगा,
जिस तरह तुम होने जा रहे हो, उसने दांत पीसते हुए कहा। कर्नल उसकी बात के खात्मे पर अचानक यूं लड़खड़ाया था जैसे अपनी जगह खड़ा खड़ा गिरने लगा हो, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ मसहरी के दूसरे कोने में लगे बटन तक पहुंच जाता, सलीम के पिस्तौल ने एक और शोला उगला और कर्नल तड़प कर दूसरी तरफ उलट गया। उसके हाथ की कलाई टूट गई थी। तकलीफ और गुस्से से बेकाबू होकर उसने सलीम को ऊंची ऊंची गालियां बकनी शुरू कर दी थी, जो इत्मीनान से उसके सामने एक आरामदेह कुर्सी पर पिस्तौल उसकी तरफ ताने बैठा था। जनूनी अंदाज में सलीम का कहका बुलंद हुआ। इस वक्त वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान दिखाई दे रहा था। अगर जलने के बाद तुम्हारे दिमाग की कोई हड्डी चटकने से बच गई तो तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी कि मरने से पहले तुम पागल हो गए थे। बेवकूफ, तुम्हें किस गधे ने कर्नल बना दिया? इन साउंड प्रूफ दरवाजों और खिड़कियों से तो गोली चलने की आवाज बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी चीखो पुकार कौन सुनेगा? और हाँ, ये भी ज़हन नशीन कर लो कि इस तरफ मौजूद तुम्हारे दोनों ब्लैक कैट्स मारे जा चुके हैं, सलीम ने कहा, और कर्नल खामोश होकर उसे खूनख्वार नजरों से घूरने लगा। उसे शायद अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगा था। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। उसने एक मर्तबा फिर सलीम को गालियां देनी शुरू कर दी, जिसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट मुसलसल चिपकी हुई थी। कौन कम वक्त जिंदा जाने के लिए यहाँ आता है कर्नल? तुम्हें आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत के सामने हम किस तरह अभी तक सर उठाकर जिंदा रह रहे हैं? अकल के अंधे, उसकी सिर्फ एक वजह है कि तुम्हें जितनी मोहब्बत जिंदगी से है, हमें उससे कई गुना ज्यादा मौत से, लेकिन तुम हमें मार नहीं सकती। सलीम ने दांत पीसते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो, कर्नल ने संभल कर कहना चाहा। हाँ, और इस पागलपन का नमूना कल भारत के बच्चे बच्चे को दिखाई देगा। कर्नल जोशी, तुम्हें आग से खेलने का बहुत शौक है ना? तुमने मेरे मुल्क की दरसगाहों के सामने तकरीबकारी करवाई, जिसमें ऐसा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जिससे मेरी कौम के दर्जनों बच्चे मासूमियत से जान देकर लुकमाए अचल बन गए। तुमने मेरे मुल्क की ट्रेनों में बम नस्ब करवाए जो फटने पर तेजी से आग लगाते थे, जिसमें मासूम और बेगुनाह मुसाफिर जिंदा जलकर खाक हो गए। तुम्हें भी ऐसी ही मौत मिलेगी। तुम भी जल जाओगे, लेकिन मरने के बाद नहीं, बल्कि अभी। हाँ कर्नल, तुम अभी जिंदा जल जाओगे। मैं तुम्हें इस तरह जलाकर मार डालूंगा कि जिस तरह तुमने मेरे मुल्क के सैकड़ों बेगुनाहों को जलाकर मारा है। चलो, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो आखिर जलना ही था। मरने के बाद भी तुम्हें जलाया जाता। मैं तुम्हारे लवाहिकीन की इस मुश्किल को भी आसान किए देता हूँ। सलीम ने अपनी बात के खात्मे पर उसके चेहरे पर पहली मर्तबा मौत की जर्दी फैलते देखी। कर्नल जोशी को एहसास हो गया था कि ये शख्स जो कहता है वो ही कर गुजरेगा। उसे सारी जिंदगी व्हाइट फ्लावर को मार देने की हसरत ही रह गई। आज जब वो मिला भी तो गालिब होकर मिला। सलीम ने ये बातें यूं ही नहीं की थी। उसकी नजरें बराबर दीवार पर लगे कलाक का जायजा ले रही थी। उसने अपने मंसूबे के एक हिस्से पर मखसूस वक्त में अमल करना था और अब वो वक्त आ गया था। अचानक ही उसके पिस्तौल ने एक और शोला उगला और कर्नल के ऐन घुटने पर गोली जा लगी। उसने मरते हुए जानवर की तरह डकराना शुरू कर दिया। सलीम ने पिस्तौल में मौजूद आखिरी गोली उसके दूसरे घुटने पर फायर की। अब कर्नल की हालत जमीन पर रेंगने वाले केचवे जैसी हो चुकी थी। सलीम की आंखों से खून टपक रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक ही उन मासूम बच्चों के लाशें लहराने लगे थे जो इस वहशी कर्नल की दरिंदगी की भीड़ चढ़े थे। जमीन पर तड़पते कर्नल पर उसने बेड की चादरें फेंकना शुरू कर दी थी जो उसके बदन से सांप की तरह लिपटी चली गई थी। वहां मौजूद लकड़ी की दोनों खूबसूरत कुर्सियां, छोटी मेजें और इस कमरे में लकड़ी के बने तमाम डेकोरेशन पीस उसने कर्नल के ऊपर फेंक कर उसकी चिता मुकम्मल कर दी थी। अब वो इस खेल के आखिरी सीन को धुराने जा रहा था। उसने अपने जिस्म से बंधी गोलियां पेटी से निकालकर इस पर फेंक दी। अपना पिस्तौल वहां फेंक दिया और इस मर्तबा उसकी जैकेट की जेब से जो शय बरामद हुई उसने मौत के खौफ से नीम मुर्दा कर्नल जोशी को जिंदा दरगोर कर दिया था। यह पेट्रोल की बमुश्किल आधे लीटर की एक शीशी थी। कर्नल जोशी, तूने जिस आग को मेरे मुल्क पर फैलाने के लिए अपनी हुकूमत का करोड़ों रुपया बर्बाद किया, मैं वो आग तुझे सिर्फ 6 रुपए में देकर मार रहा हूँ। कर्नल जोशी, इस पेट्रोल की कीमत सिर्फ 6 रुपए है। अपने अपने वसाइल की बात है, मैं इतने पैसे ही अफोर्ड कर सकता हूँ। उसने कर्नल के सरहाने अकड़ों बैठकर ये बात कही और उसके ऊपर लगे ढेर पर छिड़काव कर दिया। अब वो दरवाजे तक पहुंच चुका था जहां उसने अपने दिलो दिमाग में मौजूद इस वहशी दरिंदे के खिलाफ तमाम नफरत को अपने हाथों में मुंतकिल किया और जेब से माचिस निकालकर 3-4 तीलियां इकट्ठी जलाकर कर्नल की चिता पर फेंक दी। अचानक ही आग भड़क उठी थी। भागते हुए वो सीढ़ियां उतर गया। कमरे से अचानक फायरिंग की आवाजें आने लगी थी। ये वो गोलियां थीं जो उसने कर्नल की चिता पर फेंकी थी। यूं दिखाई दे रहा था जैसे यमराज हवाई फायरिंग करके कर्नल की मौत का जश्न मना रहा हो। जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो बाहर निकल गया और ऐन उन लम्हात में जब कर्नल जोशी की ख्वाबगाह से बुलंद होते अलाव के गिर्द भारतीय फौज के अफसरान इकट्ठे हो रहे थे, वो इत्मीनान से मामूल की जॉगिंग करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था।
اپنے معمول کے وقت پر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ورزش کیا کرتا تھا۔ اپنی جیکٹ ایک طرف رکھ کر اس نے معمول کی یوگا کی مشقیں شروع کر دی۔ یہاں سیر کے لیے آنے والے لوگ معمول کے مطابق اس سے صبح بخیر کہہ کر ہاتھ ہلا کر اس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سلیم کو آج کئی روز کے بعد اپنا جسم پھول کی طرح ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح اور جسم پر پڑا منو بوجھ ایک ہی جھٹکے میں اتار کر رکھ دیا ہو۔